2 अगस्त 1990 रात के 2 बजे सद्दाम हुसैन कुवैत पर हमला कर देता है, जहां कुवैत की फोर्सेस इराकी आर्मी को रोक नहीं पाती है और इन्वेजन के 12 घंटे के अंदर इराकी आर्मी कुवैत की पार्लियामेंट को कैप्चर कर लेती है। अचानक से हुए इस हमले को जब तक कुवैत या कोई दूसरी कंट्री समझ पाती, तब तक इराक फोर्सेस ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। इस अटैक के दौरान इराकी आर्मी ने कुवैत के बैंक से करीबन $1 बिलियन भी लूट लिए। इराक इस बात को अच्छे से जानता था कि कुवैत फोर्सेस इस वॉर का सामना बिल्कुल नहीं कर सकती थी। इतना ही नहीं, अचानक से हुए हमले से कुवैत के किंग जबर अल अहमद अल जबर अल शबा वहां से भागकर सऊदी अरेबिया में छुप गए और अपने लोगों को, यहाँ तक कि अपने भाई को भी वहां मरने के लिए छोड़ दिया। और ऐसा हुआ भी। उनके भाई शेख फहद अल अहमद अल जबर अल शबा को दसमान पैलेस के आगे लटका दिया गया, जिससे कुवैत के सारे नागरिक को ये समझ में आ जाए कि अब कुवैत इराक के कब्जे में था। इसके बाद कई लोग देश छोड़कर भाग गए और जो पीछे रह गए या तो उन्हें जेल में डाल दिया गया या फिर मार दिया गया। अब इराक के गवर्नर की गद्दी पर सद्दाम हुसैन अपने चचेरे भाई अली हसन अल मजिद को बैठा देते हैं। यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, यूके प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर और कई ऐसे देश थे जो इराक की इस इन्वेजन को पसंद नहीं कर रहे थे। कुछ समय बाद 2 अगस्त 1990 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन 660 पास किया, जिसके हिसाब से सद्दाम हुसैन को ये अटैक्स बंद करने थे। पर इराक ने ऐसा नहीं किया क्योंकि कुवैत में दुनिया के 10% से ज्यादा ऑयल रिजर्व्स मौजूद थे, जिसे वो अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। इतना ही नहीं, उसका अगला टारगेट बहुत जल्द सऊदी अरेबिया होने वाला था। अगर इराक सऊदी अरेबिया पर हमला करके उसे कैप्चर कर लेता तो सद्दाम हुसैन वर्ल्ड के 1/5 से ज्यादा ऑयल रिजर्व्स का मालिक होता और इस बात को यूएस एंड यूके पहले से ही समझ चुके थे, जिसके लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू हुआ। कुवैत पर अटैक के 4 दिन बाद ही यूएस की एक टीम सऊदी के किंग फहद से मिलती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि अगर इराक ने उन पर हमला किया तो अरेबियन आर्मी उसे हरा नहीं पाएगी। वैसे इस इन्वेजन से सऊदी अरेबिया खुद बेहद परेशान था, क्योंकि सद्दाम हुसैन ने कई अरेबियन ऑयल रिजर्व्स को भी अपने कब्जे में कर रखा था। अपने देश को बचाने के लिए किंग फहद यूएस अलायंस को अपने एयर स्पेस यूज करने की परमिशन देते हैं। कुवैत की ऑयल रिजर्व्स पर अमेरिका की नजर बहुत पहले से थी एंड जब यूके प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर ने कोऑपरेशन के लिए रिक्वेस्ट की, तब यूएस अपना बेनिफिट देखते हुए इराक के खिलाफ आ जाता है। इसके बाद सबसे पहले यूएनएससी ने इराक पर रेजोल्यूशन 661 के अंदर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए और रेजोल्यूशन 665 के तहत नेवल ब्लॉकिंग शुरू की। फिर सऊदी अरेबिया को बचाने के लिए यूएन ने कोalition फोर्स बनाई, जिसमें इजिप्ट और सीरिया जैसे 39 देशों की आर्मी मौजूद थी। अभी भी सद्दाम हुसैन ने सऊदी अरेबिया पर हमला नहीं किया था, बट अब वर्ल्ड लीडर्स सद्दाम हुसैन के खिलाफ हो चुके थे और कोalition आर्मी का आगाज होना तय था। 29 नवंबर 1990 यूएनएससी रेजोल्यूशन 670 को पास करता है, जिसके हिसाब से सद्दाम हुसैन को 6 हफ्ते के अंदर अंदर यानी 15 जनवरी तक इस इन्वेजन को बंद करना होगा। बट इस वार्निंग का सद्दाम हुसैन पर कोई असर नहीं पड़ता है। उसे ऐसा लग रहा था कि इराकी आर्मी के आगे कोalition फोर्सेस टिक नहीं पाएंगी और अगर ऐसे में अमेरिकन सोल्जर्स की जान जाती है तो यूएस की जनता वियतनाम वॉर की तरह ही अपनी सरकार के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर देगी। वहीं दूसरी ओर कोalition फोर्सेस ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि इराक के लिए मास डिस्ट्रक्शन का वेपन यूज करना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि कुछ साल पहले ही इराक ने केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर्डिश मिलिट्री पर किया था और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोalition फोर्सेस के कई सोल्जर्स को इससे बचने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। सद्दाम हुसैन को मिली डेडलाइन के खत्म होने से 1 हफ्ते पहले ही सऊदी अरेबिया में 7 लाख से ज्यादा कोalition फोर्सेस के सोल्जर्स जमा हो जाते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया भर से बेस्ट पायलट्स, जेट फाइटर्स एंड एयरक्राफ्ट्स इस वक्त सऊदी में मौजूद थे और पूरी तरह इराक के किसी भी हमले से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। बट कोalition फोर्सेस के इराक पर अटैक करने से पहले सभी देश इराक को एक मौका देना चाहते थे और इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर जेम्स बेकर इराक फॉरेन मिनिस्टर तारिक अजीज से बात करते हैं। इस 8 घंटे की कॉन्वर्सेशन में अमेरिका इराक को कुवैत से पीछे हटने को कहता है, जिसे इराक मानने से इनकार कर देता है। उसके बाद लड़ाई पर बात आते ही यूएस की वार्निंग इराक को जाती है कि अगर इराक ने वॉर के दौरान कोalition फोर्सेस पर केमिकल वेपन से हमला किया तो अमेरिका उसका जवाब न्यूक्लियर वेपन से देगा। इस आखिरी समझौते का भी नतीजा कुछ नहीं निकलता है और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू हो जाता है। 15 जनवरी 1991 को यूएनएससी से मिली डेडलाइन एक्सपायर हो जाती है, जिसके 2 दिन बाद 17 जनवरी को कोalition फोर्सेस के एयरक्राफ्ट्स इराक और कुवैत के एरिया में एंटर करते ही बॉम्ब्स गिराना शुरू कर देते हैं। इतने भारी बमबारी का सामना करना इराकी फोर्सेस के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। फिर कोalition फोर्सेस इराक के कैपिटल बगदाद को सबसे पहले निशाना बनाती है और यहाँ लगातार अटैक्स किए जाते हैं। इसके बाद इराक के रेडार्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है और फिर मिलिट्री स्टेशंस और पावर स्टेशंस को तबाह किए जाते हैं। ऐसा करने के पीछे कोalition फोर्सेस का एम था कि सद्दाम हुसैन की मिलिट्री को पैरालाइज कर दिया जाए, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे इराकी आर्मी को हराया जा सकता था।